समेत प्रतिपक्ष के 32 माननीय सदस्यों ने पूरी चर्चा में भाग लिया है। यह सार्थक चर्चा ही हमारे लोकतंत्र की और संवाद की सबसे बड़ी ताकत है और विधायिका के इस मंच का उपयोग इस संवाद के लिए करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसमें रुचि ली, इस पूरी चर्चा में भाग लिया। प्रतिपक्ष का है तो विरोध में बोलेगा ही, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और खासतौर पर दलीय नेताओं ने भी इस पूरी चर्चा की गरिमा को आगे बढ़ाया है। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, ये वर्ष के शुरुआत में किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का अभिभाषण। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था, बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है? मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। तो लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गया लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा था, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं।
हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में माँ की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि हमें स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता था। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, वेलफेयर के मुद्दे हो, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो,
या 1,06,00,000 उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना भी दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों को अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं, और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह TTT का एक प्रतीक बना है। TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है। लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। डंके की चोट पर सरकार ने कहा, हां हमने क्या किया है, हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वित्त मंत्री जी ने सदन में उस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास की इस अभिनव यात्रा का प्रतीक है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है, जिसके अनुसार चल रही है, उसको अपने आचरण में होते हुए देख रही है। और यह उस नए युग का उद्घोष है जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेश वासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो, उसको शक की निगाहों से देखा जाए। यही तो हुआ था। आप तो पानी जी प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को उस दौरान शक की निगाहों से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था।
हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी विफल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है, भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो 17 के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और आज इसी का परिणाम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस सरकार की वेलफेयर की स्कीम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो रोजगार के सृजन हुए हैं, जो निवेश का विस्तार हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने उस रूप में आज देखने को मिल रहे हैं। महोदय, 17 के पहले क्या था? यानी उत्तर प्रदेश वैसे खराब नहीं हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हां वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे, मैं आऊंगा उस पर भी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे थे, साइबर अपराध की आप बात कर रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। त्वरित और आपातकालीन सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड हम लोगों ने यहां पे सेवाएं दी हैं,
उसके बारे में, उसका विस्तार और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, ये आज यूपी के अंदर देखने को मिलता है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेड जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई, और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान न भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। पुलिस अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विकास। पहले पुलिस के लिए जो बैरक बनते थे, आखिर वह भी तो हमारे और आपके ही बीच का कोई नौजवान है, वो खपड़ेल के बैरक में रहता था। आज जेलों में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी और पुलिस की अवस्थापना सुविधा का उनके बैरक का होगा। अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिसिंग की बात आती तो 7 पुलिस कमिश्नरेट कभी निर्णय नहीं कर पाए होंगे, कोई निर्णय नहीं कर पाता था। आप नौकरशाही की बात करते हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया मॉडर्न पुलिसिंग आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम लोगों ने किया है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, और 3 नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज उससे प्रारंभ हो चुके हैं, प्रवेश हो रहे हैं, बिना भेदभाव के प्रवेश किए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे थे। 2017 के पहले केवल 2 थाने थे, आज सभी 75 जनपदों में
एक एक थाने हैं, हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है, और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो साइबर अपराध के अपराधियों के द्वारा ऐंठे जाते थे उनको वापस कराने और उसको बचाने में भी इस तंत्र ने योगदान दिया है। 3 नए कानून लागू होने के बाद उस हर अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले यूपी के अंदर 2 या 3 लैब्स काम करती थी, आज हम लोगों ने 12 ये ग्रेड की लैब बनाई हुई है एफएसएल। 6 निर्माणाधीन है, हर जनपद में 2-2 फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करवाई गई है। एविडेंस प्राप्त हो, अपराधी को सजा दी जा सके। ये एक नई दिशा में किए गए प्रयास हैं। सेफ सिटी, आप मुंबई गए थे, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। नहीं, अभी भी है। उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी थी जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, और भाजपा की ही सरकार है। ये भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ये, इसलिए सुरक्षा दे रही है। और वही सुरक्षा बेटियों को हम भी दे रहे हैं यूपी के अंदर, वही सुरक्षा है। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए, आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। तो आप तो खैर समाजवादी हैं, तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें आज यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही पीएसी, जो समाजवादी पार्टी के कालखंड में जिसको एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश हो रही थी, हम लोगों ने फिर से उसकी 34 कंपनियों को पुनर्गठित करके उसको जीवित किया है, क्योंकि दंगाइयों की काल है पीएसी। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएसी का समर्थन नहीं करती है। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है, और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएसी का गठन हमारा हो चुका है, 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएसी की गठन किए हैं, किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोरी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में, ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर, और यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ
लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजूपाल पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह शोभा नहीं देती है। हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, सच स्वीकारने की भी आदत डालनी चाहिए। और आप लोक माता के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। गाजी के पाप का बदला कैसे लिया जाना चाहिए, महाराज सुहेलदेव के शौर्य से सीखिए। और ये हमारी सरकार को गौरव है कि महाराज सुहेलदेव का विराट स्मारक उसी बहराइच में चित्तौड़ा नामक स्थान पर ही हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी हमारी सरकार ने आजमगढ़ में बनाया है। आप अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है? हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए। अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे। उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक
जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था। समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। कावड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए थे इन्होंने उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में अपने वकील खड़े करती है, लेकिन आस्था, सनातन आस्था का, याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। आज पर खड़ा भगवान राम भव्य मंदिर। ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। जिन्हें हम अयोध्या कह रहे हैं, जैसे हम काशी कह रहे हैं, जैसे हम मथुरा वृंदावन कह रहे हैं, जैसे हम प्रयागराज कह रहे हैं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। चित्रकूट, नैमिषारण्य, सुखतीर्थ, ये केवल आस्था के ही केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र हैं। यही तो राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। अभी यूपी को कोई आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की मर्यादा, जब भी दुनिया के अंदर मर्यादा की चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी। जब भी दुनिया के अंदर शाश्वत चेतना की चर्चा होगी तो काशी की चर्चा होगी। जब भी दुनिया में भक्ति की चर्चा होगी तो मथुरा वृंदावन की चर्चा होगी। और जब भी समरसता की चर्चा होगी तो प्रयागराज की चर्चा होगी। और ये चारों उत्तर प्रदेश में, हर उत्तर प्रदेश वासियों को इसमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये चारों बातें उत्तर प्रदेश में हैं और इसलिए इस पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश फिर से बन गया है, फिर से बना है। यही तो गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग है और इसी से मुक्त करने की दिशा में आज हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं और यही हमारी जीरो टॉलरेंस भी है। इसी के लिए जीरो टॉलरेंस है। आज प्रयाग हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संबल हो, बरेली हो, नैमिषारण्य हो, यानी ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, जैनी तीर्थ स्थल हो, सिख तीर्थ स्थल हो, या जो भी पौराणिक महत्व से जुड़े हुए, ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों को आस्था के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का जो काम किया गया है, आज उसके परिणाम आए हैं। करोड़ों की संख्या में आज वहां पे श्रद्धालु आता है। आस्था के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करके जाता है। वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप प्रयागराज में देखें ना, मैंने तो पिछली बार महाकुंभ के दौरान सारे आंकड़े यहां सदन के सामने प्रस्तुत किए थे। आप काशी में जाइए ना,
आप किसी भी अन्य उस स्थल पर जाइए, एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का, लेकिन बाकी इन सभी में लगा हुआ व्यक्ति सर्व समाज का है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई उसका मत नहीं पूछता, कोई उसका मजहब नहीं पूछता, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और उसके स्वावलंबन का आधार वो धार्मिक स्थल बना हुआ है। और इसको पुनर्जीवित करने का काम, उसकी पुनर्स्थापना का काम यही डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज दीपोत्सव हो या देव दीपावली, रंगोत्सव अभी केवल आयोजन नहीं है, यह आज आत्म गौरव के महापर्व बन गए हैं। जब हम दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, मेरे मन में आशंका थी, जब पहला दीपोत्सव अयोध्या में 2017 में हम लोग करने के लिए गए थे, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। यही आशंका देव दीपावली के अवसर पर भी प्रयागराज काशी में थी, और यही आशंका रंगोत्सव के अवसर पर। लेकिन क्या सफलता, आज करोड़ों की संख्या में लोग स्वयं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होकर के और वर्चुअली जुड़ करके भी इस आस्था के साथ जुड़ करके, हर व्यक्ति उस आस्था के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करता है। हमने उस भारत की उस ताकत को कभी समझने का प्रयास क्यों नहीं किया? और इसी आस्था को सम्मान देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश ने जो आज एक लंबी छलांग लगाई है, उस लंबी छलांग का परिणाम सुरक्षा के साथ साथ उस आस्था को सम्मान देने का भी परिणाम है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, मुझे याद है महाकुंभ के दौरान पूरे देश भर से श्रद्धालु आए थे। तमिलनाडु से भी कुछ श्रद्धालु आए थे अपने वाहन से। चित्रकूट में उनकी बस खराब हो गई। उनकी समस्या ये थी कि वे हिंदी नहीं जानते थे, और चित्रकूट में जिस गांव के पास उनकी बस खराब हुई थी, उस गांव के लोग तमिल नहीं जानते थे। लेकिन इशारे में समझ गए कि बस खराब है। कैसे भ्रम टूटता है, कैसे लोगों के मन में एक नई आस्था जन्म लेती है। चित्रकूट में जब वे लोग गए, वे लोग भटक रहे थे, कहां जाएं, प्रयागराज का रास्ता नहीं देखा था, बस खराब हो गई है, अंधेरा होने वाला है। गांव के लोगों को पता लगा, वो लोग लेकर के गए। एक परिवार में शादी थी, वो लोग लेके गए सभी बस वालों को, कहा आप यहां हमारे यहां भोजन लीजिए। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहां शादी है। उन्होंने कहा बराती? तो उन्होंने कहा बराती बाद में पालेंगे, आप भी हमारे लिए अतिथि हैं। ये चित्रकूट की घटना है। और उन्होंने पहले उन तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालुओं के, जिनके नाम पता नहीं, जिनका परिचय नहीं, उनको पहले भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद फिर एक प्राइवेट बस ला करके उनको प्रयागराज छुड़वाया। उसी बस से वापस आए, एक मैकेनिक को बुला करके उनकी बस ठीक किया, फिर एक आदमी को भेजा गाड़ी के साथ में और प्रयागराज पहुंचा करके उनकी बस उन तक पहुंचवाई। और उसके बाद तब उन्होंने तमिलनाडु जाकर के ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे नेता यहां बोलते थे, हमारा भ्रम दूर हुआ। वो तो वास्तव में राम की भूमि है और कृष्ण की भूमि है। वह हमने वहां महसूस किया है, हमारे साथ जो कुछ बीता है हमने उसको महसूस किया है। इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन को भी मालूम है कि सरकार की ये मंशा है, तो जनता भी उसमें उस रूप में सहयोग कर रही है। ये आज उत्तर प्रदेश है, परिणाम क्या है? हर कोई उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा सोच रहा है। पहले नहीं सोचता था, 17 के पहले नहीं सोचता था। 17 के पहले हर व्यक्ति के मन में एक आशंका होती थी।
हर व्यक्ति गलत निगाहों से देखता था। हम लोगों ने इसीलिए 3 वर्ष कोविड कालखंड के बावजूद पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जीएसटी पे 2.5 गुना बढ़ी है। 13 लाख करोड़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जीएसटीपी को रखा था, 13 लाख करोड़ की। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। देश की जीडीपी में यूपी का जो हिस्सा था मात्र 8% रह गया था, आज वो 9.5% तक उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। पर कैपिटा इनकम को हम लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं और फिजिकल डेफिसिट को, अभी इस पे चर्चा होगी, 3% से कम हम लोग करने में सफल हुए हैं। हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को पूरी सख्ती से नियंत्रित किया है। ये टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू लीकेजेज पे पूरी तरह लगाम लगाना, ये भ्रष्टाचार पर ही सरकार का प्रहार है। ये प्रहार है। पारदर्शी राजस्व संग्रह और जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए 9 वर्षों से सरकार चल रही, कोई टैक्स नहीं, और फिर भी हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज यूपी का जो पैसा जमा होता है, आपके समय में 100 में से केवल 43 पैसा यूपी में खर्च होता था, आज 61 से 62 पैसा यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। यूपी के अंदर बैंकर्स यहां का पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, बल्कि यूपी के अंदर ही ये पैसा खर्च होगा। यह भी मॉडल आज यूपी